बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डोईवाला में SRHU के प्रथम दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी शामिल हुए। SRHU के कुलपति डॉक्टर विजय धस्माना ने बताया कि विश्वविद्यालय के पंचम दीक्षांत समारोह में 24 टॉपर छात्र छात्राओं को एकेडमिक अवार्ड, 3 छात्र छात्राओं को स्वामी राम बेस्ट ग्रेजुएट अवार्ड, जबकि 5 शोधार्थियों को PhD की उपाधि समेत 1316 छात्र छात्राओं को डिग्री दी गई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना महामारी की दस्तक को देखते हुए राज्य सरकार भी अलर्ट हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में RT-PCR टेस्ट बढ़ाने के साथ ही चारों मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की स्थापना की जा चुकी है और साथ ही साथ दून मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग की टेस्टिंग भी शुरू कर दी गई है। साथ ही केंद्र सरकार से 3 लाख प्रिकॉशन डोज उपलब्ध कराने की मांग की गई है। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने वर्चुअली शिरकत की और कोरोना के रोकथाम को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। टेस्टिंग पे विशेष ध्यान दिया जाए और ये भी कहा है कि अपने राज्य में, क्योंकि अभी भारतवर्ष की स्थिति अन्य देशों की स्थिति से बहुत अच्छी है कि यहाँ पे कोई ऐसे केसेस अभी है नहीं, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर में ये कहा गया है कि वे सब लोगों को जो है कोरोना से कम जो है भीड़ भाड़ के इलाकों से भी बचना है। और दूसरी बड़ी बात यह है, देश के स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि हमको बड़े बड़े आयोजनों के लिए भी अभी, क्योंकि अभी न्यू ईयर का कार्यक्रम होने वाला है, क्रिसमस के कार्यक्रम होने वाले हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने कहा कि आप थोड़ा बचाव कैसे किया जाए, इसके लिए भी सबको सावधान। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऋषिकेश की, जहां विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर प्रतिभा सम्मान समारोह का भी आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने शिरकत की, जहां मुख्य अतिथियों ने स्कूल के होनहार छात्रों को सम्मानित किया। साथ ही सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने विद्या मंदिर और शिशु मंदिर को प्रोत्साहन के तौर पर 5-5 लाख रुपए दिए और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने विद्या मंदिर को विधायक निधि से 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इस देश में पूरे विश्व का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जो बिना सरकार की मदद से शैक्षणिक वैभव फैला रहे हैं। और बहुत बड़ी बात है कि कम संसाधनों में कम फीस से पीढ़ी का निर्माण कर रहे, राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे आज हमारे जो सरस्वती विद्या मंदिर, आज इसका यहाँ पर वार्षिकोत्सव है। बधाई देने के आई छात्रों को, प्रधानाचार्य को, उदयनेट 74 बाईपास में युवक की मौत के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। क्षेत्र की तमाम राजनीतिक पार्टियां युवक की मौत का जिम्मेदार क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे को ठहरा रही हैं। दरअसल 11 दिसंबर को विधायक ने रास्ते को खुलवाया था, जिसके बाद हादसा हो गया था। इसी कड़ी में सभी राजनीतिक पार्टियां धरना कर रही हैं और कार्रवाई की मांग कर रही हैं।
वहीं इस मुद्दे पर विधायक अरविंद पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि गदरपुर की जनता मुख्य बाजार में आए दिन जाम लगने की वजह से बेहद परेशान थी, जिस वजह से NH 74 का मार्ग खोला गया था। या कैसे भी किसी की मौत हो दुखद होता है, और जिस परिवार में नुकसान होता है वो जीवन भर के लिए कष्ट हो जाता है उनके लिए, वो कभी इस कष्ट से निकल नहीं पाते। लेकिन जो जनता जिनको पक्ष विपक्ष की भूमिका में बैठाती है समाज के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, जब वहां नेता सिर्फ बदले की भावना से और मन में पाप लेके एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए राजनीति करती है, तो निश्चित ही वहां इलाके का नुकसान होता है। वहीं चेकिंग के दौरान खनन माफियाओं ने काशीपुर के उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया। हमले में एसडीएम बाल बच गए। वहीं उपजिलाधिकारी के चालक दीपक कुमार ने कोतवाली में इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। चालक दीपक के अनुसार 22 दिसंबर की रात 9:30 बजे जैतपुर कुंडेश्वरी रोड पर स्कूल के पास खनन की चेकिंग की जा रही थी। तभी कुछ लोग एक गाड़ी से उपजिलाधिकारी की गाड़ी का पीछा कर रहे माफियाओं ने हमला कर दिया। तो बताते चले कि एसडीएम को जान से मारने का प्रयास किया गया। खनन माफियाओं ने एसडीएम के ऊपर जानलेवा हमला किया, लेकिन गनीमत ये रही कि इस हमले में एसडीएम बाल बच गए हैं। काशीपुर का यह मामला है, जहां पर चेकिंग के दौरान खनन माफियाओं ने काशीपुर के उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान एसडीएम बाल बच गए। वहीं इस मामले की शिकायत चालक दीपक ने की और उन्होंने बताया कि 22 दिसंबर की रात 9:30 बजे चेकिंग के दौरान कुछ खनन माफिया एसडीएम का पीछा करने लगे और जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई। चाहूंगा कि जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में तो अवैध खनन और अवैध परिवहन हो रहा था खनन में, इसकी चेकिंग की जा रही थी। इसकी चेकिंग में हमने कुछ चेकपोस्ट भी बनाए थे। अब चूंकि जहां हमने चेकपोस्ट बनाया था उस रूट पे गाड़ियां कम हो गई थी और अंडरलोड जाती थी, तो फिर ये तय हुआ कि अब जो हमारी टीम है वो मोबाइल टीम रहेगी और जो अलग अलग रूट है जहाँ से अवैध परिवहन की गाड़ियां निकल रही हैं वहां चेकिंग की जाएगी। तो इसी के क्रम में मेरे द्वारा जो है कुंडेश्वरी मार्ग से चेकिंग की जा रही है। तभी कुछ वाहनों को हमने रोका था। हम काशीपुर चेकिंग कर रहे थे तो वहाँ पर कुछ फील्डर्स उनका पीछा कर रहे थे। उसके बाद जब उन्होंने एक गाड़ी वहाँ पे क्रेटा गाड़ी आई उसको उन्होंने रोकने का प्रयास किया तो गाड़ी ने उनको टक्कर मार के उठा। तो गाड़ी नंबर हमारे पास है और इसमें 2 टीमों का गठन किया गया है और तत्काल इसमें निर्देश दिए गए हैं कि वाहन स्वामी और गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, इनको तत्काल मालूम है पेश करें। वहीं बागेश्वर जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र राहुल बिष्ट ने घर में रखा कीटनाशक खा लिया। आनन फानन में छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक जोशी गांव का रहने वाला था, जो कि 2 दिन से स्कूल नहीं गया था, जिस पर उसके पिता ने स्कूल जाने का दबाव बनाया, जिसके बाद बेटे ने कीटनाशक खाकर आत्महत्या कर ली। एक बच्चा है राहुल बिष्ट, son of लक्ष्मण सिंह बिष्ट, यही जोशी गांव का रहने वाला है। विवेकानंद स्कूल में पढ़ता है, बता रहे हैं 11th में पढ़ता था। 1-2 दिन से स्कूल नहीं गया होगा तो वहां से स्कूल से मैसेज आया होगा परिजनों के लिए बच्चा स्कूल नहीं आ रहा करके। तो इसी में थोड़ी पिताजी ने थोड़ी सी डांटा होगा, तुम स्कूल पे नहीं गए,
इसी बात को लेकर के इसने कोई जहरीला पदार्थ खा दिया, इसे रात में ही अस्पताल भर्ती किया गया। वहीं विकासनगर के लांघा गांव में हेल्थ सेंटर में घुसे गुलदार को कई घंटों की मशक्कत के बाद वन विभाग ने रेस्क्यू कर पिंजरे में कैद कर लिया है। दरअसल लांघा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक स्वास्थ्य चिकित्सा कर्मी ने एक गुलदार को सेंटर के कमरे में चहलकदमी करते देखा। स्वास्थ्य कर्मी ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए बाहर से कुंडी लगाकर गुलदार को कमरे में बंद कर दिया, जिसके बाद सेंटर के कर्मचारियों ने लांघा रेंज वन कर्मचारियों को गुलदार की सूचना दी, जिसके बाद गुलदार का वहीं राजकीय मेडिकल कॉलेज दुन के बाद प्रदेश सरकार जल्द 3 और मेडिकल कॉलेजों को संचालित संक्रमित सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग लैब स्थापित करेगी। इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल से पंजीकरण की अनुमति मांगी है। इसके अलावा बूस्टर डोज लगाने के लिए केंद्र सरकार से 3 लाख कोविड वैक्सीन मांगी गई है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि एयरपोर्ट और राज्य की सीमाओं पर बाहर से आने वाले लोगों की कोविड जांच के कोई आदेश नहीं दिए गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश को लेकर अफवाह न फैलाएं। को पौधा नया जो स्ट्रेन है उसका नाम BF7 है। सबसे पहले ये क्लियर करना चाहता हूं कि BF7 जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है उसके कोई केसेस अभी फिलहाल उत्तराखंड में नहीं है, इसलिए कोई पैनिक वाली स्थिति नहीं है। भारत सरकार से जो स्वास्थ्य सचिव महोदय हैं उनका लेटर आया था 20 दिसंबर को, उस पे उन लोगों ने स्ट्रेस किया था एक तो जितने भी कोविड केसेस आते हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाए। हर अरदास अधूरी होती है और अतिथि ही वे फरिश्ते हैं जिनके आने से तो बताते चले कि जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब स्थापित होंगी, जिसके लिए पंजीकरण की अनुमति भी मांगी गई है। 3 और मेडिकल लैब में स्थापित करने के लिए अनुमति मांगी गई है, जहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की स्थापना की जाएगी। लैब के पंजीकरण की फिलहाल अनुमति मांगी गई है और जैसे ही अनुमति मिल जाती है तो इसके बाद 3 और मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। वहीं उधम सिंह नगर के किच्छा में परिवहन विभाग ने ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया है। पुलभट्टा थाना अंतर्गत उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित चेक पोस्ट पर अभियान चलाते हुए टीम ने कई वाहनों के चालान किए। इस दौरान शराब पीकर वाहन चला रहे 2 चालकों को टीम ने हिरासत में लेकर थाने की पुलिस को सौंप दिया है। उत्तराखंड सीमा पर ARTO विपिन कुमार सिंह के नेतृत्व में परिवहन विभाग की टीम ने अवैध रूप से संचालित ओवरलोड वाहनों के खिलाफ ये कार्रवाई की है। हमारे हेडक्वार्टर द्वारा दिए गए निर्देश हैं, हमारे सचिव साहब द्वारा दिए गए निर्देश हैं और हमारे RTO महोदय द्वारा दिए गए निर्देश हैं। उसके निर्देशों में अवैध संचालन डग्गा मार गाड़ियां को जो पकड़ा जा रहा है, इसमें यहाँ पे एक स्कूल की गाड़ी बंद की गई है जो कि प्राइवेट गाड़ी है और स्कूल के बच्चे ढो रही थी, मतलब कि उसका कमर्शियल यूज हो रहा था, तो उसमें इस को बंद किया गया है। इसका चालक गाड़ी छोड़ के भाग गया है तो इसको खुद सीज कर दिया गया है। अन्य एक और गाड़ी बंद की गई है, 2 ई-रिक्शा इसमें बंद किए गए हैं जो कि अनरजिस्टर्ड हैं और इनके पास किसी भी तरह के। वहीं राज्य कैबिनेट ने प्रदेश की नदियों, नालों और खाली से करीब 20,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता का दोहन करने की राह आसान कर दी है। हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत नीति 2022 के अनुरूप उत्तराखंड में भी जल विद्युत नीतियों में संशोधन के प्रस्ताव को चर्चा के बाद मंजूरी दी गई है। सरकार के इस फैसले का बीजेपी नेता पंडित राजेंद्र अथवाल ने स्वागत किया है। इस नई नीति के अनुसार एक और जहां नए निवेशकों को 25 लाख की जगह सिर्फ 1 लाख रुपए विकास शुल्क देना होगा, तो वहीं पुरानी अटकी योजनाओं को दूसरी कंपनियों को ट्रांसफर किया जा सकेगा।
कि जो हमारे जो लोग अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं और जो अपना करना चाहते हैं उनको इससे लाभ होगा। ऐसा 1 मेगावाट से लेकर 25 मेगावाट तक जो फीस बिल्कुल नामात्र है और उससे रोजगार का भी दिशा में भी काम होगा और जो हमारा सपना था ऊर्जा प्रदेश का वो सपना भी साकार होगा और हम ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत अच्छा आगे बढ़ेंगे। मंगलौर में देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस जिलाध्यक्ष वीरेंद्र जाति समेत सैकड़ों कांग्रेसियों के साथ मिलकर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के 120वें जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को गरीबों के मसीहा के रूप में जाना जाता है। केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार केवल किसान और गरीबों का शोषण करने में जुटी हुई है। आज किसान बेहाल है, महंगाई ने गरीबों की कमर तोड़ दी है। साथ ही कहा कि मोदी सरकार केवल पूंजीपतियों की सरकार है। चौधरी चरण सिंह ने अपने जीवन में किसानों और मजदूरों के लिए बहुत संघर्ष किया है। उनके संघर्षों को भुलाया नहीं जा सकता। पहले भी काम करती रही है। हमारी जो कृषि नीति थी कांग्रेस की वो चौधरी साहब ने बनाई। चौधरी साहब हमेशा जो इस तरीके की पूंजीवादी मनोवृत्ति थी, उनकी उलटवादी संस्कृति थी, उसके खिलाफ थे। हम किसान के साथ, हम लोगों के साथ, खेतीहर के साथ उनका भारी सहारा थे। उनकी कमी न रहे उसके लिए सब किसानों को संगठित होकर के आगे बढ़ने की काम। किसान दिवस के रूप में चौधरी चरण सिंह की आज जयंती है। हम लोग हमेशा ही फादर के टाइम से मनाते चले आए, तो आज भी हम किसान दिवस के रूप में हम इसको मना रहे हैं और सभी लोगों से हम ये आह्वान करते रहे हैं कि चौधरी साहब की नीतियों पर जो भी चले उसको साथ दें। आज भारत जोड़ो यात्रा चौधरी चरण सिंह की सोच को लेकर राहुल गांधी जी चल रहे हैं। किसान की, मजदूर की, छोटे व्यापारी की बात चौधरी साहब करते थे। और उधर मुनि के रेती थाना क्षेत्र अंतर्गत पूर्णानंद घाट पर रहने वाले एक अज्ञात बाबा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच में मृतक के शरीर पर कई चोट के निशान मिले हैं। सिर पर भी गंभीर चोटें नजर आ रही हैं। बाबा की मौत को लेकर पुलिस हत्या की आशंका से जोड़कर देख रही है। साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मुनि की रेती थाने के इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि पुलिस ने अपनी जांच के साथ साथ बाबा की पहचान के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बाबा की मौत के कारण को पता लगाया जा सकेगा। वहीं हरिद्वार रोड स्थित हाइडल कॉलोनी के सामने पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 112 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने चरस तस्करी करने के आरोप में युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा में मुकदमा भी दर्ज किया है। पूछताछ करने के बाद पुलिस ने युवक को न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने युवक को जेल पहुंचा दिया है। कोतवाली खुशीराम पांडे ने बताया कि आईडीपीएल चौक प्रभारी चिंतामणि ने चरस के साथ युवक को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान ज्ञान सिंह निवासी गेड़ी खाता हरिद्वार के रूप में हुई है।
वहीं रुड़की का 1 साल पहले बना हुआ दिल्ली हरिद्वार हाईवे अब खतरों का हाईवे बन गया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले हाईवे का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद संबंधित ठेकेदार ने आनन फानन में उसकी लीपापोती कर उस हिस्से को मरम्मत उसकी कर दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर 1 साल में ही करोड़ों की लागत से बने इस पुल की इस स्थिति का जिम्मेदार आखिर कौन है। आपको बता दें कि रुड़की बाईपास का उद्घाटन हरिद्वार महाकुंभ के दौरान हुआ था। मंगलौर के कोर कॉलेज तक करीब 15 किलोमीटर दूरी वाले इस बाईपास में करीब 7 पुल हैं। मर जाते लोग, मर जाते और बच रहे। तो किस वजह से हुआ? क्या घटिया मारने लगा रखा तुम, घटिया सामान लगा रखा, सामान लगा रखा, सारा सामान बेच रखा। कोई हादसा नहीं हुआ यहाँ? ना हुआ नहीं। एक्सीडेंट है जंप ले रही थी गाड़ी। अच्छा, एक्सीडेंट बोल रहे थे यहाँ पे जंप लेती थी, क्षतिग्रस्त हो गया था ये, तो कोई हो जाती पलट को। अच्छा, तो अब ये ठीक कर रहे हैं इसको? हाँ ठीक कर, घटिया सामग्री का इस्तेमाल, सामान लगाई नहीं रखा। खबर देहरादून से है, जहां लंबे समय से टकटकी लगाए बैठे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। दरअसल पीसीसी चीफ करण मेहरा की टीम ने नए साल में अस्तित्व में आ जाएगी, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने की। उन्होंने कहा कि लंबे समय से मंथन के बाद लिस्ट पूरी तैयार की गई है और केंद्रीय नेतृत्व के मोहर के बाद जल्द ही घोषणा की जाएगी। कांग्रेस के संगठन का विस्तार होने की पूरी संभावनाएं हैं। केंद्रीय नेतृत्व से जैसे ही हरी झंडी मिलेगी, उसके बाद कार्यकारिणी का विस्तार आदरणीय अध्यक्ष जी निश्चित तौर पर करेंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अध्यक्ष जी ने पूरे प्रदेश में प्रत्येक जनपद का भ्रमण किया और उन्होंने स्वयं देखा है कि कौन कार्यकर्ता निष्ठा के साथ संगठन के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम कर रहा है। वहीं नए साल के मौके पर चंपावत के सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ माता पूर्णागिरी धाम में लगने वाले 2 दिन के मेले को लेकर टनकपुर के नवनियुक्त उप जिलाधिकारी सुंदर सिंह ने टनकपुर तहसील सभागार में सभी संबंधित विभागों और मेला समिति के लोगों के साथ बैठक की, जिसमें पूर्णागिरी धाम में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए संबंधित व्यवस्था करने और आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने जैसे विषयों पर मंथन किया गया। उप जिलाधिकारी सुंदर सिंह ने सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि पूर्णागिरी धाम में लगने वाले 2 दिन के लिए नए साल के मेले को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी संबंधित विभागों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिससे कि मेले का व्यवस्थित रूप से संचालन हो सके। वहीं चंपावत जिले के टनकपुर नगर के अटल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में 2 दिवसीय किताब मेले का शुभारंभ हुआ। बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ जाने माने कलाकार हेमंत पांडे ने फीता काटकर किया। मेले का संचालन 24 और 25 दिसंबर को 2 दिन के लिए किया जा रहा है। मेले का उद्देश्य छात्र छात्राओं के मन में किताबों के प्रति आकर्षण को बढ़ाना है। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान कई रंगारंग कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। मेला जो आज ऑर्गेनाइज हो रहा है यहाँ टनकपुर में, ये बहुत एक अच्छा एक्सपोजर है स्टूडेंट्स के लिए। जो ये रीडिंग कल्चर है, हमारा जो स्कूल सिस्टम है वो सिर्फ स्कूल की बुक्स से हम लोग कैटेगरी से जुड़ के रह गए हैं। एक नया एक्सपोजर है जिसमें हम लोग नई बुक्स के साथ तो मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ हमें पता चल रहा है कि साथ ही साथ हमारे अगल बगल कुछ ऐसी किताबें हैं जो हम पढ़ सकते हैं। हम सब के लिए खुशी की बात है कि पहली बार पुस्तक मेले का आयोजन हो रहा है, वरना बाकी तरह के आयोजन तो खूब होते रहते हैं, सरकार की तरफ से भी, समाज की तरफ से भी, लेकिन जो एक्चुअल में जिस तरह का आयोजन होना चाहिए उसकी शुरुआत अब हुई है। क्योंकि आज ज्ञान देने के लिए किसी को कोई आवश्यकता नहीं, हर एक के हाथ में ज्ञान है, मोबाइल लेके घूम रहा है,
किसी भी बच्चे को कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। उसको है कि वो जीवन या उसका दिनचर्या उसकी बेहतर हो, उसके हाथ में किताब आए। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।